हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आपको पिछले 2-3 दिनों से जो भी लेक्चर्स मिल रहे हैं, आशा करता हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसमें आपको मैंने ऑर्गेनिक की पूरी प्रैक्टिस करा दी है और फिजिकल की पूरी प्रैक्टिस हो गई है। इनऑर्गेनिक की रह गई थी, वो आज हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास में है। थोड़ा बेयर कर लेना क्योंकि आज थोड़ी तबीयत साथ नहीं दे रही है। इसी वजह से आपको पिछले 2 दिनों में जो भी लेक्चर्स मिले हैं वो रिकॉर्डेड वर्जन मिला है। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है। ये वाला लेक्चर आपका वैसा ही है, फ्रेश लेक्चर है। वाले लेक्चर्स जो थे वो पुराने लेक्चर्स थे, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो डे नंबर 6 है हमारा। ठीक है। डे नंबर 6 है हमारा ये, इसका आरटीक्यू सीरीज का। हम लोगों ने अब तक 5 पार्ट कर लिए थे जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और एरो बेस्ड क्वेश्चंस और आपके कन्वर्जेंस, न्यूमेरिकल्स एंड वन शॉट, ये सब मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है। उस पार्ट में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और यानी कि आपकी पूरी तरह से खत्म है। मैंने आपको यूट्यूब पर थ्योरी भी पढ़ाई है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, प्रीवियस से भी कराए हैं, सीबीएसई के भी और आईएससी के भी, और मिक्स्ड भी करा दिए। तो मेरी तरफ से ऑर्गेनिक पूरी खत्म है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इन ऑर्गेनिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस से क्वेश्चन और कुछ अलग अलग क्वेश्चन की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो इसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिल सके और पीडीएफ्स भी मिल सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने आप को हाइड करने वाला हूँ क्योंकि जो है ना, वरना आपको पीछे का बैकग्राउंड अब जो भी मैं लिखूंगा वो दिखेगा नहीं। तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। बाकी जो है चीज़ें वैसी चलती रहेंगी। देखो, पहला पार्ट है, बैलेंस इक्वेशन दे रही है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, इसमें इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। पहले मैंने डी एन एफ लॉग रखा है एंड इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन रखा है। ठीक है। उसके बाद इसमें भी पहले सबसे पहले मैंने नॉर्मल डी, पहले डी ब्लॉक है, फिर एफ ब्लॉक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और फिर आपको कंपाउंड्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, वो मिलेगा। कोऑर्डिनेशन में पहले आपको नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आइसोमेरिज्म में मिलेंगे, फिर आपको वीबीटी में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस का सीक्वेंस रहने वाला है। तो ये जो भी जिस भी तरह से जो भी क्वेश्चन को देखना चाहता है वो उस तरह से वीडियो को स्किप कर सकता है। ठीक है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप पूरी ही देखें। देखो, आगे बढ़ लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 है। अब इसकी रिएक्शन कर दी मैंने सोडियम थायोसल्फेट। ये क्या होता है, Na2H2O3, यही होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। बैलेंसिंग का काम तो बचोड़ो, बैलेंसिंग तो कर सकते हो, वैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट, और इससे क्या करना है हमें, इससे क्या मिल जाएगा हमारे को, इससे मिल जाएगा हमारे को सिल्वर थायोसल्फेट इस तरह से। साथ में क्या निकल जाएगा, इसमें NaNO3 निकल जाएगा। ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो होगा सिल्वर थायोसल्फेट, ये जाएगा पानी में, जो कि डाइल्यूट सोल्यूशन है ना। तो ये पानी में जाके क्या कर देगा, ये पानी में फॉर्मेशन कर देगा सिल्वर सल्फाइड का, Ag2S। ये जो ये होगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक। और ये जो होगा, ये किस तरह का होगा, ये वाइट पीपीटी होगा। ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2016 में आया था ये क्वेश्चन बोर्ड में। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है Zn2+ सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं पर कॉपर 2+ के सॉल्ट्स ब्लू होते हैं, ऐसा क्यों। इस चैप्टर का बेसिस ही इसी पर है। सिंपल सी चीज़ है, एक याद रखना इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में डी ट्रांजिशन को, कि हमें कुछ भी नहीं आता हो तो डी ट्रांजिशन लगा देंगे, डी ट्रांजिशन। सेकेंड चीज कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर देखते हैं। Zn2+ है, हमें पता है Zn की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D10 4s2 होती है, 3D10 4s2। अब Zn2+ है यानी S के निकल गए, यानी D10 है, यानी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है इसका, फुल्ली फिल्ड D10 है। लेकिन कॉपर 2+ क्या होता है,
कॉपर 2 प्लस क्या होता है? 3d10 4s1 ये होता है। और कॉपर 2 प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर 2 प्लस हो जाएगा आपका 3d9। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका फुली फिल्ड नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये जो कॉपर, यहाँ तो ये स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके अंदर ये कैपेबिलिटी रखते हैं एब्जॉर्ब करने की रेडिएशंस को। इसकी वजह से क्या करेंगे ये लोग, ये विजिबल लाइट वाले पोर्शन ये एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने से जैसी रेडिएशन बढ़ेगी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट क्या हो जाएंगे, ये अपने एक्साइटेशन हो जाता है इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये एक्साइटेशन के बाद वापस आते हैं तो जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, एक्साइट होने के बाद विजिबल रीजन में ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। डी सबसे पहला रीजन, अब तो इसे लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये दे आर, इसका तो हो गया कि डी10 है, इसमें क्या लिखेंगे कि डी ट्रांजिशन की वजह से जब लाइट पड़ती है तब ये जो है एक्साइट हो जाती है, और जब लोग ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो ये एपेट कर देते हैं लाइट को विजिबल रीजन के अंदर। इसकी वजह से ये कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, अब विजिबल रीजन में ब्लू कलर इम्पार्ट करते हैं क्योंकि ये ब्लू लाइट एमिट करते होंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर भी एक चीज़ होती है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस पर भी, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, वही वही सेम रीजन, कोई नया रीजन नहीं है, वही सेम रीजन है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है एक रीजन से हायर एनर्जी रीजन तक, और जब ये वापस आते हैं तो ये जो है ना, जब वापस आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं लाइट को विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, ये क्वेश्चन 2012 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या होती है, हमें पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 3d 10 12 12 6 18 18 2 20, 3d4 होना चाहिए था इसका आंसर, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है ये 3d5 हो जाती है, यहाँ पर ये अलग इसमें एनॉमली मिलती है हमारे को। ये जो होती है ये 3d5 हो जाता है, और साथ में आ जाता है हमारा 4s1, 3d5 4s1। ये क्या होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे जो जो भरे नहीं होते हैं उनसे, जो मतलब फुली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, और फुली के बाद हाफ फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, और फिर जो नॉर्मल वाले होते हैं वो वाले स्टेबिलिटी नहीं होती, इस तरह से स्टेबिलिटी गवर्न होती है। ठीक है, तो ये तो 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, पर ये बोर्ड में आया था इसलिए मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज में, वो एम तक तो इंक्रीज करता है, फिर बाद में डिक्रीज क्यों करना शुरू हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हर चीज का जवाब ना हाथ चला के मिलता है। तो बना के देखो ना, बना के देखो तभी तो पता चलेगा। स्कैंडियम टाइटेनियम, ये एम, यही होता है, साइज से ही बात करने वाला, फिर कोई निकाल ले कोविड जबरदस्त, यही सिखाया था मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 3d1 4s2 d2 4s2 d3 4s2 d4 नहीं d5 4s1 d6 4s2 d7 d5 4s2 d6 4s2, ठीक है, d7 4s2, और इस तरह से चलती जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक था, यहाँ दो अनपेयर हो गए, यहाँ तीन अनपेयर थे, यहाँ कितने क्या हो गया
5 अनपेयर्ड हो गए। अब यहाँ क्या हुआ, मैग्नीज में क्या हुआ, मैग्नीज में भी 5 अनपेयर्ड हो गए, पर आयरन से लेके क्या हो गया अब आगे तक, D6 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6, अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हो जाता है इसके अंदर, अब रीजन क्या होगा इसका, क्यों इंक्रीज कर रहा है पैरामीट्रिक साइड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग की वजह से डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डी सब शेल किया तो आप क्या बोलेंगे, इट इज बिकॉज टिल Mn the number of unpaired electron decreases, but as we move from Mn, then the pairing starts in the d subshell, due to which the parametric character decreases as the number of unpaired electron decreases. Okay, next one, ट्रांजिशन सीरीज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता एटॉमिक रेडियाई में विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर के साथ क्यों चेंज नहीं आ रहा, ये बताना चाहेगा कोई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल आता है किसका, इसमें रोल आता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहता है, क्या कहता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कोई बताएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बड़ा पर्दा फटा पर्दा, मतलब जो एफ है, डी है, पी है और एस है। एफ है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे चले जाएंगे, डी है तो उससे कम जाएंगे, पी है तो और कम जाएंगे और एस में सबसे कम जाते हैं। ये क्या करता है, ये इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो से क्या कहते हैं, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा साइज में। ठीक है, साइज में डिक्रीज होगा, पर इसमें क्या हो जाता है, पर इसके साथ साथ जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो प्ले कर रहा है अपना रोल। स्क्रीनिंग इफेक्ट और से क्या हो जाता है, क्योंकि बड़ा पर्दा है यानी डी है, तो डी में स्क्रीनिंग तो ज़्यादा लगेगी नहीं डी की, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बस ये इतना कर लेता है कि ये बैलेंस आउट कर लेता है न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज से डिक्रीज हो रहा है उतना ही स्क्रीनिंग से बढ़ता होता है, वो नेट इफेक्ट आपका जीरो हो जाता है, वो उसे जो है वो रिजल्ट आउट कर लेता है। इसकी वजह से ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई में चेंज देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर अगर एस या पी होते, अगर इनकी स्क्रीनिंग लगती है तो एस और पी की सिग्निफिकेंट स्क्रीनिंग होती है। ये जो होते हैं स्क्रीनिंग अच्छे से स्क्रीन करते हैं उसे, जिसकी वजह से आपको एटॉमिक रेडिया में चेंज देखने को मिलता। ठीक है, पर ये क्योंकि डी ऑर्बिटल बड़ा होता है एस और पी से, तो क्या करेगा ये जो होता है ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा लैंथेनर और एक्टिनाइड्स की। वैसे तो +3 होती है, पर इसमें क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक दिखा सकते हैं, ये आपको पता करना है। वैसे तो दोनों की +3 होती है, ये तो मैंने ही बता दिया आपको, पर आगे का आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को सेशन जल्दी वाइंड अप करना है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एफ ब्लॉक की। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 और उससे पहले मेरा भी आ चुका है ये क्वेश्चन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही यह लैंथेना +3 से कहाँ तक जाती है ये सीरीज, ल्यूटिटियम तक, ल्यूटिटियम तक जाती है ना, 57 ये होता है, और ये कितना होता है 71। अब इसमें सीरीज में क्या चलते हैं, लाला था सीमा प्रीति एंड प्रिय सवर की यूरोप में गर्मी टमी ढीली हो गई और तुम यहाँ लौटाए, है ना, लैंथेना। और आगे आपका सीरिया, प्रोमीथियम, ये सब आगे के एलिमेंट्स चलते हैं ना ल्यूटिटियम तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज में डिक्रीज हो रहा है। सिंपल यही है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और एफ ऑर्बिटल है, तो एफ ऑर्बिटल होगा तो सबसे बेकार पड़ रहा है, मतलब ये सबसे बेकार स्क्रीनिंग करेगा, यानी बचा ये बचा ही नहीं पाएगा न्यूक्लियस के क्या कहते हैं इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो आसानी से इसका न्यूक्लियर जो इफेक्ट है, न्यूक्लियर इफेक्ट बहुत अच्छा लगे, न्यूक्लियर इफेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा लगेगा एफ वालों में। समझ में आ रही है, स्क्रीनिंग क्या होती है कि वो बचाने की क्षमता, कि वो अपने बचा पाए अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्ड बन के, एक ढाल बन के,
खड़ा हो जाए अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस के प्रकोप से। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल बड़ा होता है तो ये ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाएगा, इस वजह से स्क्रीनिंग बहुत अच्छी बेकार होगी और आपका न्यूक्लियस बहुत अच्छा होल्ड कर लेगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा। बात रही एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये क्या हो जाएगी आपकी NH2, उसके बाद N-1D 0 to 1 और NF कितना, ये तो पेनल्टीमेट शेल में होता है ना, ये अल्टीमेट में होता है N-2 F और 1 to 40। लेकिन मजे की बात ये है कि जो आपका ये है लैंथनम, ये लैंथनम आपका एफ ब्लॉक, उसमें एफ की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती, उसमें एफ 0 होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखते हैं उसे, हम एफ ब्लॉक की, जो एफ ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक के अंदर रखते ही नहीं है, एफ ब्लॉक में रखते ही नहीं है हम। एफ ब्लॉक हमारा 58 से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लैंथनम को यही पटका हुआ है हम लोगों ने। मजे की बात तो यहाँ पे आ जाती है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं आगे के चैप्टर पे। अब ये वाली इक्वेशंस हो गई, अब हमारा रह गया है जो थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पार्ट रह गया हमारा जिसमें हमारे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की रिएक्शन कर लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से रिएक्शन करनी है, तो बहुत इजी रिएक्शन है, ये मेरा 4 है, अब बैलेंस कर लेना है ना। HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा, 10th क्लास की कौन साइंस में थी वाली रिएक्शन, अगर किसी को याद हो तो। और मेरे को बस इतना याद है, उस रिएक्शन में हम 16 HCl लेते थे और 5Cl2 होता था उस रिएक्शन में। बाकी ये जो इतना मुझे याद है उस टाइम का, बाकी मुझे याद नहीं है, बाकी तो बैलेंस आउट करके चेक करोगे, ठीक है। बाकी बैलेंस आउट करके चेक करना। वो जब होता है 16 HCl होता था। अब देखो मेरे ख्याल से 2A हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा शायद। और ये मेरे ख्याल से ये हो जाएगी 8 हो जाएगा ये शायद। चेक कर लेना है ना, मतलब मैं तुम्हें बता दिया प्रोडक्ट, तो चेक कर लेना। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, KBnO4 H2SO4 एसिडिफाइड है ना, H2O2 क्या बता देगा ये बताएगा आपका K2SO4 MnSO4 H2O और ऑक्सीजन, ये बना देगा आपका। ठीक है, ये रिएक्शन भी बच्चों की बुक में दी रखी होती है स्मॉल क्लासेस में, बस यहाँ पर एक अलग टॉपिक पे आ गई है ये। बैलेंस कर लेना, 2 ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तब 235 से मैंने याद कर रखा था, बाकी तो बैलेंस आउट कर लेना इसे। नेक्स्ट देखो, पोटाशियम आयोडाइड को ट्रीट किया गया एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, क्या हो जाएगी, KBnO4 है, एसिडिफाइड है, अगेन H2SO4 आएगा, फिर क्या आएगा इसके साथ, Ki आएगा, ये क्या दे देगा, K और SO4 है तो K2SO4 तो बना ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपका Mn है तो MnSO4 भी बनना ही बनना है, ठीक है। H2O प्लस I2, आयोडीन है तो I2, यहाँ पर आयोडीन की स्टेट -1 है, यहाँ 0 हो गई, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये मतलब आयोडीन ने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है। आयोडीन खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी आयोडीन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर के की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखो और के की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखो। अब ये को चेक करके बताना कि किस तरह से आपको लगता है कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, सल्फाइड ऑक्साइड की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन, तो KMnO4 वही, अब सल्फाइड डाइऑक्साइड है, H2O है, साफ साफ दिख रहा है यार, K है, SO2 है, तो K2SO4 तो बनेगा ही बनेगा, बिना सोचे बनाना है, बिना सोचे। Mn है, SO2 है, तो MnSO4 बनेगा ही बनेगा। और अब H2 है और SO2 है, तो H2SO4 भी बनेगा ही बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, बना देना, बैलेंस आउट कर लेना। KMnO4 जल्दी ना 2 ही होता है, जल्दी इस पर 2 ही होता है, तो K2SO4 करना है ना इसे, और ये 5 हो जाएगा। देखो 1 2 3
और मेरे हिसाब से एम एन दो है ना, तो एम एन यहाँ दो हो जाएगा, तो दो एस एस दो हो गए, या तीसरा यहाँ दो हो गए। ठीक है, तो पांच एस इस तरह से हो गए। आईयूपीएसी अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। आईयूपीएसी लिखना है, और आईयूपीएसी नहीं पढ़ा, कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन तो आधा ही आधा है, 3 मार्क का भी हो सकता है। ठीक है, और एक हो जाएगा उससे वैसे लिखने में। देखो क्या बोल रहा है वो। क्रोमियम NH3 का होल 4, H2O का होल ट्वाइस Cl3। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr, ये है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा, क्रोमियम पहले हम कैसे लिखते हैं, पहले हम जो होता है इस वाले पार्ट को नेमिंग करते हैं, और फिर हम इस वाले पार्ट को नेमिंग करते हैं। तो किस तरह से होगी बताओ, कोई बताना चाहेगा। ये वाला पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4 अमीन दिख रहे हैं हमारे को, तो टेट्रा अमीन। ये MMIN होता है यहाँ पर, याद रखना, अपना दिमाग मत लगाना, ज़्यादा अंग्रेज मत बनना। डबल ई होता है, डबल एम होता है इसमें। टेट्रा अमीन, दो दो हमारा वाटर है, तो डाई एक्वा क्रोमियम। एक मिनट रुको यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो इसका। ये क्लोरीन 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, क्रोमियम का 3, वो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्रोमियम 3, और फ्लोरीन है तो क्लोराइड। बहुत इजी था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्लैटिनम है। अमीन 4 है, 2 ये है, और अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपका खुद एक और कोऑर्डिनेशन वो आ गया, एक कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पे। अब कैसे नेमिंग करोगे, कैसे करेंगे हम इसे, अगेन वही टेट्रा अमीन, टेट्रामीन, डाई क्लोरो, टेट्रामीन डाई क्लोरो, आगे प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, वो ये हो जाएगी इसकी 4 है, 4। अब जो आपका दूसरा वाला स्पेयर है उसमें भी करेंगे, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2। ठीक है, इस तरह से आप अपनी नेमिंग कर दोगे, ऐसी नेमिंग आएगी, याद रखना इसको। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें नाम दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला लिखना है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, बताना चाहेगा कोई। इस तरह से कैसे करेंगे, पोटाशियम ट्राई ऑक्सीलेट और एल्यूमिनेट। तो देखो पोटाशियम 3 है, तो एक ही 3 हो गया, ट्राई ऑक्सीलेट और एल्यूमिनेट है, यानी एल्यूमिनियम है, और ऑक्सीलेट 3 है, ऑक्सीलेट क्या था, C2H4 C2O4, और ये 3 है। हो गया, बस यही तो होगा। हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट, ये कैसे हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन 2, तो हेक्सा पे पहले तो 6 एक्वा का लगा देता हूँ, Fe H2O6। ठीक है, हेक्सा एक्वा, उसके बाद लिखा है आयरन 2 सल्फेट। कैसे होगा फिर बता, कोई बताना चाहेगा। देखो ये हो गया, फिर आगे देखो मेरे को 2 ऑप्शन है, क्या मैं ऐसे करूं, बताओ, क्या मैं ऐसे करूं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे आयरन 2 सल्फेट और हेक्सा एक्वा है, ठीक है ना, डाई सल्फेट भी नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा। कैसे होगा,
क्या मैं x से करूँ? बताओ। इस वाले ऑप्शन की वैलिडिटी मेरे को चेक करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को वैलिडिटी चेक करो, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट, CONH3 का होल 6 का 3 पॉजिटिव है। अब मजे आएंगे, ये वाले क्वेश्चन में सारे पार्ट्स पूछ लिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 4 नंबर का। इसे सॉल्व करते हैं। CONH3 का होल 6 का 3 पॉजिटिव, पहले बात तो IUPAC क्या हो जाएगा इसका, हेक्सामीन कोबाल्ट 3, हेक्सामीन कोबाल्ट 3। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कोबाल्ट का इसमें, तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू +3, तो x इज इक्वल्स टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कोबाल्ट +3 है, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो कोबाल्ट क्या होता है, D7 4s2 होता है, D7 4s2 होता है। 3 निकल गए, तो ये 3 यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, कितने हो गए, D6 हो गया, D6 हो गया। अब D6 में किस तरह से बनाएंगे बताओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद किस तरह से होगा बताओ, बताओ जी बताओ। ये हो गया, ठीक है, D6। अब क्या होगा, ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, इसकी यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये D6 इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमारे कितने बच गए, अब कितने बच गए हमारे, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। पहली बात, कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, सबसे पहली बात। और ये मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी है, अकॉर्डिंग टू CFT क्वेश्चन की अप्रोच बदल जाएगी, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी बता रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा D2sp3, ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ पेयर्ड होगा, इसी वजह से ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, समझ में आ रही है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में याद रखना। अगर तुम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, उन बच्चों के लिए स्पेक्ट्रो सीरीज पढ़ी है, उन बच्चों के लिए ये ट्रिक, अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स आपका D4 आए, क्या आए, D4 आए, तो याद रखना, सिर्फ मैंगनीज 3+ जो होता है टाइप का हो, तो यहाँ पर सिर्फ मैंगनीज 3+ साइनाइड के संग लो स्पिन देता है, वरना सारे कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनते हैं। D5 आए, तो D5 में अगर अमोनिया से ज़्यादा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो उसका लगा हुआ लाइगेंड है या लिगेंड है, तो आपका लो स्पिन होता है, वरना हाई स्पिन होता है। D6 है, और अगर आपका ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेट से ज़्यादा है, तो आपका लो स्पिन होगा, वरना हाई स्पिन होगा, वरना, ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर देख लो, कोबाल्ट +3 था, ये यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है D6। यहाँ पर ऑक्सिलेट से ज़्यादा होता है, हाँ ऑक्सिलेट से ज़्यादा होता है अमोनिया का। ये किस तरह से होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस तरह से होती है, Cl-, Cl-, फिर आपका यहाँ पर यूरी आ जाता है, EDTA आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सलेट आ जाता है, O2- आ जाता है, वाटर आ जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे पेरिडीन आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका PHEN आ जाता है, H- और Cn-, इस तरह से आपकी सीरीज आ जाती है पूरी। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखोगे, तो देखो यहाँ पर ये रहा ऑक्सलेट, और ये रहा आपका, कहाँ गया, ये रहा अमोनिया,
ऑक्सीलेट से ज़्यादा है ना मुझे सीरीज, वही सीरीज इस तरह से बढ़ रही है ना। तो अगर ये ऐसा है तो हर कॉम्प्लेक्स इसका लो स्पिन ही होगा। तो ऑलरेडी हम अगर हम बनाते ना तो हम ऑलरेडी इसे लो स्पिन बना सकते थे, इसकी स्पिन ऑलरेडी लो स्पिन बनाते हैं हम इसे। और फिर उसके बाद ये आपके D2 हो गए और फिर आपका sp3 हो गया, ये s और ये 3 डी के और ये 2 डी के। ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हो, ये शॉर्टकट है अगर आपने पेट्रोकेमिकल सीरीज ढंग से पढ़ी है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बताना है। अगेन फॉर्मूला बताने का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताना है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला बताते हैं। चलो बताओ। ट्राई अमीन बोल रहा है तो मैं बिना सोचे ऐसे लिख देता हूँ बस, ट्राई एक्वा बोल रहा है, मैंने बिना सोचे लिख दिया इस तरह से ट्राई एक्वा। उसके बाद क्या कह रहा है, क्रोमियम 3 क्लोराइड बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्रोमियम लिख दिया। ठीक है, 3 क्लोराइड बोल रहा है तो इन दोनों का तो अपना कुछ होता नहीं है, क्लोराइड यहाँ पर 3 लगा दिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इनका 0 है तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू +3 तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सोचना पड़ता है ऐसे इस क्वेश्चन में, यही चीज सोचना। ठीक है, तो ये सल्फर क्या है, x माइनस सल्फर का 2 ही होता है इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +2। ठीक है ना, ये चीज सोचनी होती है इसमें। नेक्स्ट देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हो गया हेक्सासाइनोफेरेट CN6, मतलब हमारे को इस दूसरे राइट वाले पार्ट में करना है, फेरेट है तो यार यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है और 3 है, तो यारी ये जो पूरी वैल्यू है यारी अगर मैं के की निकालूं तो के की तो 1 होती है, तो यहाँ पर एफ की कितनी हो रही है, एफ की हो जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी 3 - 6, एफ की 3 है ना यहाँ पर, तो 3 - 6 दैट इज -3, यानी के की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ये बात याद रखनी है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, के 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आती है ये वाली वैल्यू, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, क्या बोल रहा है वो, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 और पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेड 1। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये आपके इसलिए होमवर्क में दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। टेट्रा कार्बोनिल निकल लो, बता दूं तुम्हारे को, ये देखो ये रहा टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो दूसरा वाला अपने आप कर लेना है ना। आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन आ गए, अब आइसोमेरिज्म पर करते हैं। चलो आइसोमेरिज्म में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आइसोमेरिज्म पे, इसमें आइसोमेरिज्म बताना है कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो भैया सब 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 दिख रहा है हमारे को, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फेरबदल हो रही है, या कॉपर के साथ अमोनिया था या कॉपर के साथ क्लोराइड हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से ये Pn आ गया, यहाँ पर Tn आ गया। ठीक है, तो क्या शो करेगा, ये ऑप्टिकल शो करेगा, बना के देख लेना इसका। ठीक है, FeCN6 3 पॉजिटिव। अब देखो इसमें मेरी ट्रिक काम आएगी, फिर मैं वैसे बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले मैं ट्रिक से बताता हूँ। Fe+3 कह रहा है ये, यानी Fe कितना होता है, D6 4s2 होता है, 3 का मतलब हो गया D5। और मैंने क्या बताया था तुम्हारे को D5 में, मैंने बताया था तुम्हें D5 में अगर अमोनिया से ज्यादा हो तो लो स्पिन। क्या साइनाइड अमोनिया से ज्यादा है, जरा चेक करना जरा पिछले वाले पेज में जाके, ये रहा साइनाइड, आ गया साइनाइड, ये रहा साइनाइड, क्या ये अमोनिया से ज्यादा है, हाँ है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिना सोचे ही बोल दिया मैंने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो D5 का लो स्पिन बना दो, D5 का लो स्पिन बना दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे उसके बाद, ठीक है कि नहीं, बताओ भाई, बात करें। क्या बोल रहा है वो, पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और सेकंड चीज क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ।
क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो साफ साफ दिख रहा है, एक अनपेयर्ड है तो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, साफ साफ दिख रहा है। ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो किसी ने नहीं बताई। बताओ जी बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अरे भैया, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक खाली दो खाली डी के, D2 हो गया, sp3 हो गया, D2 sp3 आ गया, D2 sp3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्योमेट्री का ऐसा बताना है, P2Cl2NH3, तो क्या हो जाएगा? इसमें जो है ना वेरिएशन आता है, इसके स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, वो देख लेना। एक बार अमोनिया जो होते हैं वो ट्रांस होंगे, एक बार अमोनिया जो होंगे वो सिस होंगे। इससे अब ये हो गया आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे। ठीक है, एक तरफ अमोनिया ट्रांस होंगे, एक तरफ अमोनिया सिस होंगे। अब वो बोल रहा है कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का सॉल्यूशन जो है फेरस का आयन टेस्ट क्यों नहीं देता है? उसे देना तो चाहिए था। क्यों देना चाहिए था भाई, उसमें Fe तो है, तो उसे Fe का टेस्ट तो देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहा है वो Fe का टेस्ट? क्योंकि K4FeCN6 यही होता है, हेक्सासाइनोफेरेट 3 यही होता है ना, फेरेट 2 सॉरी, फेरेट 2, टू यही तो हो गया। ये 4 है, तो Fe की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 -6, ये हो गया -2, मतलब सॉरी -4 प्लस थे, ये हो गया आपका +2, Fe+2 में ही तो है हमारा, तो ये हो गई। पर इसे क्यों नहीं देता, क्योंकि ये बाउंड होता है। ठीक है, Fe एक अपनी फ्री स्टेट में नहीं है। अगर हम K4FeCN6 अगर हम इस कंपाउंड को वो करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो ये आपका दे देगा 4K प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ये दे देगा आपको। ये Fe बाउंड स्टेट में है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइसोमेरिज्म बताना है इसका हमारे को, उसके बाद बताना है हमारे को कि हम किस तरह से इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म के लिए तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि इनके आयनाइजेशन स्पेयर में देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ Br है, तो इसका मतलब ये कैसे आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, एक जो होगा वो पानी में जाके Cl का टेस्ट देगा, एक Br का टेस्ट देगा। अब क्या बोल रहे हैं उसमें, ठीक है, तो आयंस डिफरेंट देंगे, तो अब हमें डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। आपने सुना होगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, होता है कि नहीं होता है। हम जिसमें हमारे को ब्रोमीन का येलोइश प्रेसिपिटेट मिलता है, येलोइश, जबकि क्लोरीन का हमारे को कर्डी वाइट मिलता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, हमें पता है ये Fe+3 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, इन ऑर्बिटल होगा कि आउटर ऑर्बिटल होगा, ये भी मैं पिछले वाले में डिस्कस कर चुका हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी ये भी हम पिछले वाले में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे सॉल्व करना और ये आपका होमवर्क में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया इसमें। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और चैनल में नहीं हो तो बेल आइकन को हिट कर देना। ठीक है ना, like, share, and subscribe. Thank you very much. Goodbye. Take care and all the best for exam.